हाँ जी, तो आरएस मेंस में यदि ये वाली दिक्कत है कि पर्टिकुलर जो सिलेबस का टॉपिक है वो कहाँ मिलेगा, कौन सी स्टैंडर्ड बुक आरबीएसई में मिलेगा या एनसीईआरटी में मिलेगा या इग्नू में मिलेगा और कौन से क्लास में मिलेगा, ठीक है, कौन से चैप्टर में मिलेगा वो पर्टिकुलर टॉपिक, ये वाली दिक्कत है। तो आज ये वाली दिक्कत सोल्व हो जाएगी परमानेंटली। ठीक है, माई सेल्फ नियोन और कनेक्ट सिल्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रोजेक्ट कलम जिसमें हम आंसर राइटिंग और ये छोटी मोटी जो चीज़ें मेंस की वो सिखा रहे हैं। आंसर राइटिंग लगभग खत्म हो चुकी है अपनी। रूल नंबर 10 है आज, हाउ टू गूगल। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करें कि गूगल क्यों जरूरी है करना, कौन से सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली गूगल बहुत काम आएगा आपके, क्या ट्रिक्स होती है जिनको डालने से गूगल पे आपको एग्जैक्टली वो चैप्टर निकल के आ जाएगा, कोई भी एनसीईआरटी का, कोई भी इग्नू का, कोई भी आरबीएसई बुक का, कितना डीप में जाए, क्योंकि पूरा चैप्टर निकल गया जाता है तो कितना डीप में जाना है और कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लाइव करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सीधा। भाई गूगल जरूरी क्यों है? 4-5 कारण। पहली बात तो यार कोई भी कोचिंग के नोट्स 100% परफेक्ट नहीं होते। कोई भी कोचिंग जो आपके दिमाग में आ रही है उसके नोट्स 100%, जैसे कल को कनेक्ट सिविल्स के नोट्स आएंगे, मैं कभी क्लेम नहीं करूंगा कि ये 100% परफेक्ट नोट्स है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि यार सबकी लिमिटेशंस होती है। जो नोट्स बना रहा है उसकी लिमिटेशंस है, आप में कुछ अच्छा है, कुछ स्ट्रेंथ है, तो आप हमेशा वैल्यू ऐड कर सकते हो उन नोट्स में। हमेशा ही कोई चीज जो छूटी हुई वो ऐड कर सकते हो, इसलिए आपको गूगल करना आना चाहिए। ठीक है, दूसरा, यदि आपको ये एग्जाम, ये मेंस क्लियर करना है, 20,000 की भीड़ होती है प्री क्लियर करने वाली, उसमें से 2,000 लोग इंटरव्यू देते हैं। यदि इसमें अलग दिखना है आपको, तो आपके नोट्स में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो भीड़ नहीं पड़ रही। अब कोचिंग, जो भी फेमस कोचिंग है मान लो, उसको तो सारी भीड़ पड़ रही है, एंड वी रेस्पेक्ट दैट कोचिंग। क्या उन्होंने इतने अच्छा मुकाम हासिल किया है कि पूरी भीड़ उसको पढ़ रही है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ दम तो होगा ना उनमें, तभी तो किया है। तो लेकिन वो नोट्स जरूरी है, लेकिन उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ अलग से करना होगा गूगल वगैरह करके, ताकि आप उस भीड़ से अलग हो पाओ। ठीक है, अब आते हैं फिर तीसरा रीजन ये कि सिलेबस चेंज होता है। जैसे पिछली बार मेंस में प्री के बाद में सिलेबस चेंज हुआ तो हैंड टू हैंड लोगों को नोट्स की जरूरत पड़ी। अब नोट्स अवेलेबल हो ना हो, डिपेंडेंट हो जाते हैं हम कोचिंग वालों पे, तो वो डिपेंडेंसी कम करने के लिए आपको गूगल करना आना चाहिए। ठीक है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक वैसे ही चेंज इज द लॉ ऑफ आरपीएससी ऑल्सो। चेंज तो होता ही है, कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम तो धीरे धीरे चेंज होता ही। तो सिलेबस चेंज हो गया तो आपके हाथ में चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा स्टैंडर्ड जो बुक्स है वो हम बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में देखते रहते हैं, मुझे डीएम आते रहते हैं कि सर ये वाला जो टॉपिक है, जैसे मान लो जैसे यही इधर चल लेते अपन कि सर कोई भी थोड़ा सब्जेक्ट ले लेते, मैनेजमेंट ले लेते, सर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला टॉपिक है ये कहाँ से करें, या सर ये जो ग्रुप बिहेवियर है, ये लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल्स हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, 1 मिनट, हिंदी सिलेबस ये रहा, तो प्रबंधन में नेतृत्व के सिद्धांत और शैलियां, सर ये कहां से करें, ये वाले आपने भी देखे होंगे। तो क्यों ना आज सेल्फ सफिशिएंट ही हो जाए कि दिक्कत ही नहीं रहे हमें आगे के लिए, है ना। वो एक कहावत आती है ना कि एक आप किसी को मछली पकड़ के खिला देते हो और एक किसी को मछली पकड़ना सिखा देते हो, तो मछली पकड़ना सीखते ना सीधा। दूसरा, जब आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो, जब स्टैंडर्ड बुक वगैरह से, तो अलग कॉन्फिडेंस रहता है। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि ये वाला मेंस आप दे रहे हो तो खुद के नोट्स बनाने लग जाओ, वो अपन अभी आगे बात करेंगे अपन। तीसरा, यहाँ पे ये चेंज करना भूल गया मैं, कोई अन्य एग्जाम, जैसे मान लो आपका आरएस प्री नहीं हुआ, आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये ट्रिक्स वहां भी काम आएगी, वहां के सिलेबस पे भी इक्वली एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ताकि आप वहां के नोट्स में भी अपडेट कर सको। ठीक है, चलते हैं अब। भाई ये आरएस का सिलेबस 1, 2, 3, 4 पेपर है, इनको मैंने 3 उसमें बांट दिया है, ग्रीन और येलो और रेड स्ट्रिप। 3 स्ट्रिप देख रहे होंगे। जो ग्रीन है उनमें इनफ कंटेंट है ऑलरेडी, कोचिंग के नोट्स सफिशिएंट है उनमें, जैसे हिस्ट्री है, राजस्थान वर्ड, और इनमें उल्टा ज्यादा कंटेंट है, ज्योग्राफी है, ठीक है, ये पेपर 4 है, इनमें खूब कंटेंट है। येलो स्ट्रिप है, उसमें आप यूपीएससी वेबसाइट्स को यूज करके, गूगल करके वैल्यू एड कर सकते हो। हालांकि वो वाली प्रॉब्लम भी अब खत्म हो जाएगी प्रोजेक्ट वीआईपी के बाद में, क्योंकि हम सब छान लेंगे उसमें। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमिक्स है, राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, सोशियोलॉजी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, साइंस एंड टेक है, पॉलिटी है, ये सब में यूपीएससी में भर भर के कंटेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि ये यूपीएससी से मैच कर रहा है आपका सिलेबस। ठीक है, लेकिन जो रेड है, ये मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आरएस स्पेसिफिक है, और कुछ जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, ये स्टेट वाले, स्टेट पीसीएस, उनका सिलेबस मैच कर जाता है। जैसे एमपी पीसीएस से कुछ कुछ छोटे सब्जेक्ट अपने मैच कर जाते हैं, हिमाचल पीसीएस से मैंने देखा है कि कुछ मैच कर जाते हैं। तो इनका कंटेंट मिलना थोड़ा भारी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनका कंटेंट कैसे हम स्टैंडर्ड बुक से ढूंढें, वो अपन बात करेंगे। इनका जो वैल्यू एडिशन है वो भी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 मेथड होते हैं
मेनली गूगल करने के, पहला कीवर्ड को पुट करके उसके आगे आरपीएससी या यूपीएससी लगा दो। ये सबको पता है, आपने भी किया होगा ये वाली चीज, करके देखते हैं अभी अपन लाइव। उसके बाद में दूसरा मेथड होता है कि आरबीएससी एनसीईआरटी इग्नू लगा के फाइल टाइप कोलोन पीडीएफ आप जब लगाओगे तो आपको डायरेक्टली वो पीडीएफ निकल के आ जाएगी। डजेंट मैटर कि वो कौन सी क्लास की है, कौन सा चैप्टर है, वो सीधा निकल के आ जाएगा। वो गूगल अपने आप गूगल बाबा सब कर लेगा, ठीक है। और तीसरी मेथड होती है रिवर्स गूगलिंग। तीनों अपन फटाफट से करके चलते हैं आगे। तो जैसे पहला आपको मान लो जैसे मान लो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही आपको ये वाला कुछ भी कर लो, जैसे सोशल सेक्टर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वलिटी मैंने इसमें डाला हुआ है, इसमें अपने, है ना। तो अब आप यहाँ जाओगे सोशल सेक्टर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वलिटी यूपीएससी, क्योंकि कीवर्ड आगे यूपीएससी लगाना ना, सोशल सेक्टर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वलिटी यूपीएससी डाल दोगे आप, तो जो निकल के आएगी ना वेबसाइट्स, उनमें इनफ कंटेंट होगा। स्टेटस ऑफ पॉवर्टी इनइक्वलिटी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, ये देखो एजुकेशन रिवॉल्यूशन, आईएएस गेटवे, प्लूटोस आईएएस, दृष्टि आईएएस, ये जो शुरू के 3-4 जो है ना उनको खोल लो, इनफ कंटेंट आपके पास मिल जाएगा। पॉवर्टी कैसे होती है, हेडलाइन पॉवर्टी क्या होती है, दत्तात्रेय हाउस, ये पूरा मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या काम का, इनइक्वलिटी कैसे होती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कौन कौन से टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, हिंदी में भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो ना, दृष्टि वगैरह में। इसी को आप हिंदी में टाइप करोगे तो हिंदी में भी मिल जाएगा। जैसे हिंदी सिलेबस ये रहा, कहाँ गया, यहीं पे ले लो, गरीबी बेरोजगारी और असमानता ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। असमानता यूपीएससी आप डाल दो तो हिंदी में भी आपको ये देखो गरीबी और बेरोजगारी के प्रमुख, ये हिंदी में भी गरीबी पूरा मिल गया, गरीबी और बेरोजगारी प्लूटस आईएएस का पूरा कंटेंट मिल गया। तो इस तरीके से आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। ये तो इंग्लिश में ही आ गया, हाँ ये हिंदी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिल जाएगा। अब यदि आगे यूपीएससी आरपीएससी कीवर्ड, आरपीएससी नहीं मिलेगा अभी, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कनेक्ट सिविल्स की अभी वेबसाइट नहीं बनी है। जैसे ही बनेगी आपको आरपीएससी में भी कंटेंट की कोई कमी नहीं आएगी। अगला हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यही कि 6 महीने में हम ऐसी वेबसाइट तैयार कर दे जो यूपीएससी का कंटेंट जिस तरीके से होता है वैसे आरपीएससी का कंटेंट भी मिल जाए। 6 महीने में हमारी ये लड़ाई है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हो गया साहब। अब ये तो मिल जाते हैं आपको यहाँ से। अब कितना डीप में जाना है वो अपन अभी बात करेंगे। वो आपको सिलेबस तो ठीक है, पीवाईक्यू को देखना है। जैसे पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वलिटी में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं आरएस में, उसके हिसाब से फिर आपको कंटेंट उठाना है, उतना ही उठाना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। ये तो हो गया साहब। अब आप बोलोगे ये सब तो मिल जाते हैं, ये नहीं मिलते जो छोटे सब्जेक्ट जैसे कोजेज ऑफ फॉरगेटिंग है ना, जैसे जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है। कहाँ पे ये मैं बताता हूँ आपको मेन सिलेबस में, कोजेज ऑफ फॉरगेटिंग, ठीक है। ये जैसे बिहेवियर अपना टॉपिक है पेपर 3 में, उसमें कोजेज ऑफ फॉरगेटिंग है लर्निंग एंड मोटिवेशन में, असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन है, स्टाइल्स ऑफ लर्निंग ये कहाँ मिलेंगे। और इसमें आप पूछते रहते हो कि आरबीएससी का में कहाँ मिलेंगे, एनसीईआरटी में कहाँ मिलेंगे, इग्नू में कहाँ मिलेंगे। तीनों स्टैंडर्ड बुक से ही उठते हैं ये टॉपिक, ठीक है। तो इनका सिंपल सा इलाज ये ढूंढा है मैंने कि आप कुछ मत करो, जो टॉपिक है उसको डालो गूगल पे, कोजेज ऑफ फॉरगेटिंग को, और आगे एनसीईआरटी फाइल टाइप कोलोन पीडीएफ डाल दो, आरबीएससी फाइल टाइप कोलोन पीडीएफ डाल दो, ये टेक्स्ट नहीं मतलब, और इग्नू फाइल टाइप कोलोन पीडीएफ डाल दो, आपका काम हो जाएगा। डायरेक्टली आपको पर्टिकुलर वो मिल जाएगी। जैसे मैं आपके सामने बताता हूँ, कोजेज ऑफ फॉरगेटिंग, ठीक है। अब आप डाल दो यहाँ पे, मान लो आरबीएससी डालते हो, आरबीएससी फाइल टाइप कोलोन पीडीएफ, ये डाल दो आप, तो भाई साहब सीधा बुक निकल के आएगी। ये देखो ये रहा, इंग्लिश बुक है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, इसको खोलते हैं अपन, ये रहा। इसमें आप इंडेक्स में जाके देखोगे, ये तो पूरी बुक ही इन्होंने दे दी। एक मिनट, कंट्रोल अप करता हूँ, कोजेज ऑफ फॉरगेटिंग, एक मिनट, इसमें नहीं मिल रहा, एक मिनट दो आप मुझे, एनसीईआरटी डालता हूँ मैं, एनसीईआरटी, हाँ जी ये रहा, ह्यूमन मेमोरी, पहला 7वां नंबर का चैप्टर है। अब कौन सी बुक, कौन सी उसका सब्जेक्ट का, ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप इंडेक्स देखोगे यहाँ पे होगा टाइप्स ऑफ, ये लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया। इसमें अब इंडेक्स में आप ये देख लेना कि ये रहा, फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके, इंटरफेरेंस रिट्रीवल टाइम, नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, ये पूरा आपको टॉपिक मिल गया। अब इसमें इंडेक्स आप देख लेना कंटेंट में, विषय वस्तु में, कि कोई और सिलेबस का पॉइंट तो मैच नहीं कर रहा है ना अपने, है ना, तो वो भी देख लेना। अब जैसे हिंदी वाले बोलेंगे कि हमें भी बताओ, तो सिंपल जो कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग अपने हिंदी में जो दिया हुआ है ना, एक मिनट नीचे चलते हैं अपन,
ये रहा कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, कहाँ गया, विस्मृति के कारण और अभिप्रेरण, ये रहा विस्मृति के कारण हो गया ना, तो विस्मृति के कारण यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं और यहाँ पे एनसीईआरटी फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ डाल देता हूँ। तो ये देखो वो सेम बुक विस्मृति के कारण, ये रहा। अब इस पर क्लिक कर दो आप, पहली पीडीएफ पे सेम पीडीएफ हिंदी में आ गई। अध्याय 6 था, कहाँ गया, ये अध्याय 7 था इसका, ह्यूमन मेमोरी वाला, मानव स्मृति वाला। तो ये यहाँ पे रहा विस्मृति के स्वरूप एवं कारण, तो पूरा आप यहाँ से पढ़ लेना और विषय वस्तु देख लेना कोई और भी आपके सिलेबस से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जैसे विस्मृति के, जैसे ही मैं देखो मैं कंट्रोल ऑफ करता हूँ, विस्मृति के स्वरूप, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल वी, एक मिनट, हाँ ये रहा, ये पूरा ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ लेना। विस्मृति के स्वरूप और कारक कौन कौन से, ये ग्राफ हो गया, सीधा यहाँ से क्वेश्चन उठता है स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है। पूरी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी आपकी यदि इस तरीके से आप करोगे। तो कोई सा भी टॉपिक, ये बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, सारे आपको ना 3 तरीके, कौन कौन से, मान लो जैसे अभी आरबीएससी में नहीं मिला था तो एनसीईआरटी डाल दो, एनसीईआरटी में नहीं मिला तो इग्नू डाल देना, तो आ जाएगा। जैसे ये वाला है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, सामान्य अनुकूलन संलक्षण, है ना। तो ये अपन कॉपी करते हैं सीधा, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, और मैं क्या डालूंगा आगे, आरबीएससी डालता हूँ, आरबीएससी फाइल टाइप कोलन पीडीएफ, ठीक है। तो देखते हैं आरबीएससी मिलता है नहीं मिलता। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी साइकोलॉजी में ये रहा जनरल, व्हाट इज जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, सीधा देखो क्वेश्चन ही यहीं से आया है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, मनोविज्ञान, अच्छा ये तो पेपर है कोई आरबीएससी का, साइकोलॉजी का पेपर है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, अपने को ये पता लग गया ना। पॉलिटिकल साइंस में ये रहा साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन, पॉलिटिकल साइंस, अच्छा ये तो पेपर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अपन क्या करेंगे अब, एनसीईआरटी डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी में हो सकता है ये टॉपिक, बिल्कुल। ये रहा जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, मीटिंग लाइफ चैलेंजेज, इस पर करो क्लिक, ये हो गया क्लिक, इसमें ये रहा जनरल एडेप्टेशन, कंटेंट में मिल गया जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है। अब आप बोलोगे ये, अब एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी में आप बोलोगे कौन सा क्लास है, कौन सा चैप्टर है, अपने को नहीं मालूम भाई, सीधा गूगल ने काम कर दिया अपने को। लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी में ढूंढते हैं कि कौन से क्लास में होगा ये वाला चैप्टर, कौन से उसमें होगा। आपके स्टैटिक सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री वगैरह, यदि आप इनको स्टैंडर्ड बुक से करना चाहते हो, इंडियन हिस्ट्री का कोई टॉपिक है मान लो, या फिर ये पॉलिटी का कोई टॉपिक है, ये भी आप डायरेक्टली वहां से कर सकते हो। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो पॉलिटी है अपने को, है ना, मान लो आपके पास अभी टाइम हो, आप अभी मेंस नहीं लिख रहे हो, बाद में लिखोगे तो कोई सा भी ले लो, जैसे यही ले लो, है ना, प्रियम्बल ले लो, है ना। तो प्रियम्बल का आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है या आरबीएससी से पढ़ना है, तो आप डालोगे प्रियम्बल, ठीक है, आरबीएससी फाइल टाइप कोलन पीडीएफ, ठीक है। एक मिनट, एनसीईआरटी डालता हूँ, ये रहा। तो सिविक्स जो चैप्टर है अपना वो निकल के आ गया इसका, ठीक है। और एक मिनट में देखता हूँ, आइडियोलॉजिकल कंटेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें पूरा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अरे कंट्रोल सी, एनसीईआरटी फाइल टाइप पीडीएफ, ठीक है। तो ये रहा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर ही निकल के आ गया आपका। फ्रेमिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, सारा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो यदि अभी आपके पास टाइम नहीं होगा, यदि आप मेंस दे रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट की प्रॉब्लम आप सोल्व कर पाओगे, है ना। आगे चलते साहब, तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब ये वाली दिक्कत, जैसे सामान्य अनुकूलन संरक्षण हिंदी में चाहिए थी, वो जो पीडीएफ निकल के आई थी ना एनसीईआरटी वाली, चैप्टर 6 वाली, चैप्टर 3 वाली, वो हिंदी में चाहिए। तो आप कुछ नहीं, हिंदी में भी सामान्य अनुकूलन संरक्षण डालो, कहाँ है सामान्य अनुकूलन संरक्षण, जनरल एडेप्टेशन, जनरल एडेप्टेशन, इसमें सर्च नहीं कर रहा है, एक मिनट, पीडीएफ ही नहीं सर्च कर रहा, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में डाल देता हूँ। सामान्य, आप देवनागरी में लिख लेना, सामान्य अनुकूलन संरक्षण फाइल टाइप कोलन पीडीएफ, ठीक है। ये रहा इग्नू का, इकाई 3 खुल गया, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ मैं,
ई ज्ञान कोश कहीं भी लिखा जाए ना तो मतलब वो इग्नू की किताब है, ध्यान रखना। ये जो ई ज्ञान कोश आ जाए तो ये 3 ही किताबें आएगी आपके पास, आरबीएससी, एनसीईआरटी और इग्नू की, है ना। तो ये देखो यहाँ पे सामान्य अनुकूलन संरक्षण, जनरल अल्टरेशन सिंड्रोम, गैस, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे पढ़ लेना। जैसे मैं इसको अब कंट्रोल ऑफ करता हूँ तो नीचे वाला चीज़ आ जाएगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, ये रहा सामान्य अनुकूलन। देखो सीधा सीधा चित्र, ये चित्र आप एग्जाम में बना के आओगे। क्या 4 चरण होते हैं, अनुभूति, तब अनुभूति, तनाव, फिर उसके बाद में संकेतक आदान प्रतिक्रिया, फिर प्रतिरोध, फिर थकान, है ना। वो अपन ने देखा था ना एक बार, किसमें देखा था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि ग्राफ बनाया था उन्होंने कि पहले अनुभूति होती है तनाव की, फिर प्रक्रिया होती है, फिर धीरे धीरे तनाव को सहन करने की क्षमता कम होते होते बिल्कुल थकान हो जाती है, फिर बिल्कुल कम हो जाती है। या आप ये वाला चित्र भी बना सकते थे उसमें, है ना। इसमें आगे और अच्छे से समझाया हुआ है इन्होंने, तनाव के कार्य कौन कौन से होते हैं, सारा मनोगतिक सिद्धांत और ये सब। तो ये इस तरीके से आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो स्टैंडर्ड बुक से, सिंपल सी टेक्निक है ना। रिवर्स गूगलिंग क्या होती है, एक थर्ड तरीका है रिवर्स गूगलिंग, कि मान लो आपने क्या किया, उस जो सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फाइल दे रखी है मैंने आपको, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप गूगल करो फाइल टाइप पीडीएफ से, तो अपने आप ही वो पीडीएफ निकल के आ जाएगी। अब उसके आसपास की चीजें पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन वहां से उठाया गया, आपको पता लग गया। जैसे व्हाट इज द व्यू ऑफ बार्टलेट ऑन मेमोरी, ठीक है, तो आप डालो व्हाट इज द व्यू ऑफ बार्टलेट ऑन मेमोरी, ठीक है। अब आप डाल दो फाइल टाइप कोलन पीडीएफ, तो अब अपने आप ही आपके देखो ह्यूमन मेमोरी का चैप्टर 7 निकल के आ गया कि बार्टलेट, ये देखो गूगल ने बता भी दिया, फ्रेडरिक बार्टलेट था जिसने मेमोरी के बारे में ये कहा था कि नोट पैसिव बट एन एक्टिव प्रोसेस, और इसको आप क्लिक कर दो और इस चैप्टर को पढ़ डालो, क्योंकि इसी चैप्टर से तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिवर्स गूगलिंग भी कर सकते हो, मतलब आप क्वेश्चन को गूगल कर रहे हो, क्वेश्चन ढूंढ नहीं रहे, क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ रहे, आप क्वेश्चन को गूगल कर रहे हो ताकि वो पूरा चैप्टर मिल जाए, फिर उस चैप्टर को आपने पढ़ लिया, क्योंकि वो चैप्टर रेलेवेंट है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है, तो उसके आसपास की इंडेक्स देखा, इंडेक्स की चीजें मैच कर रही है, सारा चैप्टर पढ़ डाला। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। मेंस जो अभी दे रहे हैं उनको मेरी एडवाइस ये है कि अभी सिर्फ आप कोचिंग के नोट्स पे फोकस करो, वैल्यू एडिशन के लिए वीआईपी लाई रहे, इन दोनों से आपका काम हो जाएगा। अभी ये सब करने बैठोगे, खुद के नोट्स बनाने बैठोगे तो टाइम चले जाएगा। अभी नॉलेज का काम 50% है, अभी 50% फोकस आपको आंसर राइटिंग पे करना होगा, और 50% में भी फिर 25% मान लो आप स्टैटिक है, और 25% आपका वैल्यू एडिशन का काम है, ताकि आपके आंसर बेटर हो सके, वो आपका वीआईपी से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वही वाली कि कितना डीप में जाना है, डीप में जाने के लिए भाई देखो, ये आपको कोई भी टॉपिक, मान लो फॉर एग्जांपल मेमोरी वाला ही टॉपिक है, ये कवर करना है, मेमोरी वाला टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। अब आप नोट्स बनाने बैठ गए, आपको ये जो झोपड़ी के अंदर का जो कारपेट एरिया है ना, इसको कवर करना है टोटल, है ना, इससे बाहर नहीं जाना है। अब ये कारपेट एरिया कैसे डिसाइड होगा, पहली बात तो सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। सिलेबस के पॉइंट को ही गूगल करना है, वहीं से पढ़ना है, ठीक है। उस सिलेबस के पॉइंट के अलावा उस पर्टिकुलर पीडीएफ में कोई भी चीज है उसको नकार देना है। दूसरा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बार्टलेट आया तो बार्टलेट को कवर करना है ना, अच्छे से। उसके आसपास कोई और थिंकर है 2-3 जिन्होंने कुछ कहा था, तो उनको भी कवर कर लो, क्योंकि बार्टलेट पूछ लिया तो अगली बार वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ पेजेस, हर टॉपिक पे 2-3 पेज से ज्यादा कंटेंट नहीं बढ़ना है, क्योंकि मान लो लगभग 200 टॉपिक है पूरे, और 3 पेज में आप बढ़ते हो तो 600 पेज के आपके नोट्स हो जाते हैं, इससे ज्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए। तो 2-3 पेज, किसी टॉपिक में 1 पेज ही हो सकता है, किसी में ज्यादा 4 जा सकते हैं ना, तो वो तो एवरेज 2-3 बता रहा हूं मैं, ठीक है। और स्वोट एनालिसिस की आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आपके पास क्या थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल थ्रेट का मतलब जैसे अभी मेंस है आपका, तो आप ये सब नहीं कर सकते, अभी सीधा आपको नोट्स पढ़ने हैं, है ना, तो ये आपके लिए थ्रेट है कि आपके 80 दिनों के बाद में मेंस है। और यदि आपका प्री नहीं हुआ, आपके पास टाइम है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है एक तरीके से, कि आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो, सारे जो एनसीईआरटी है, इग्नू है, आरबीएससी, इनको कवर कर सकते हो। इस तरीके से आपको खुद का ये चौथा पिलर है वो आपका है। जो 3 पिलर मैंने आपको रिजिड दे दिए, इनको नहीं हटाना है, सिलेबस को, पीवाईक्यू को और पेजेस को। चौथा पिलर थोड़ा सा आपके फ्लेक्सिबल है, आप कितनी मेमोराइज कर सकते हो, ये भी एक स्ट्रेंथ होती है। किसी की वीकनेस होती है कि ज्यादा मेमोरी नहीं है मेरे में, तो आप कम नोट्स बनाओ। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना लिख के आ रहे हो वहां पे पेपर में, है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या पढ़ रहे हो, कितना याद कर रहे हो, मैटर नहीं करता, क्या लिख के आ रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो आज गूगल वाला छोटा सा सेशन था अपना। अब छोटे छोटे 1-2-3 सेशन बचे हैं कि नोट्स कैसे बनाने। अब जैसे अपने गूगल करना सीख लिया, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड बुक्स उठाना सीख लिया, अब अगली बार अपन डिस्कस करेंगे कि नोट्स कैसे बनाए फिर अपन, है ना। नोट्स बनाने के बाद में फिर अपना कि एनालिटिकल क्वेश्चन, जो थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हैंडल करें। और फिर तो ये वाला अपना हो ही गया, वीआईपी में कवर हो जाएगा। तो रूल 14 तो कि जो 120 टॉपिक है
वो मैं आपको PDF दे ही दूंगा, दे ही दिए, पहले ही दे दिए मैंने आपको ना। और ये वाला इसी में मर्ज कर दूंगा नोट्स बनाने में कि स्टैंडर्ड बुक्स RBSE NCERT नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। और फिर टाइम टेबल वाला, तो मतलब 2 से 3 अपने को सेशन बचे जो कि अपन क्या करेंगे, दीपावली से पहले खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। और बस खुश रहो, मस्त रहो, लगे रहो और बस करते रहो, ज़्यादा घबराना नहीं है। 80 दिन बहुत होते हैं इस एग्जाम के लिए, बहुत होते हैं।